जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको ढूँढने में और उसके लिए ये सब कुछ इकट्ठा करने में बहुत मेहनत मेहनत लगी है। तो सबसे पहले देखें कि जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई फ़िल्मी वीडियो है और कोई फिल्म की तरह रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, इस पहिए के घूमने के पीछे की और इस गाड़ी के पटरी के चलने तक, आखिर शुरू से लेकर आखिर तक की आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ये जो चल रही है वीडियो, आप इसको देखते रहें कि इसके अंदर आपको बहुत सी खामियां भी नजर आएंगी, बहुत सी अच्छाई। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अच्छी चीज को जो है वो ज्यादा पिक करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, मोटिवेशन है। तो इसके अंदर मोटिवेशन हमारे आवाम के लिए है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो वीडियो है और ये सब कुछ जो चल रहा है वो किस लिए, इसका इशू और ये सब कुछ जो है वो क्यों है। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान जो है वो गरीब हो गया है, हमारा मुल्क करप्ट हो गया है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं और ये सारे सियासतदान हैं जो मिल के इकट्ठा होके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज मैं आपको इनका एक सीक्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ओपनली है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत डीपली जाके देखें तो आपको ये मिल सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ स्टार्टिंग की, कि पाकिस्तान रेलवे की सबसे पहली स्टार्टिंग जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रेलवे की स्टार्टअप हुआ था, वो 13 मई 1861 यानी 1861। हमारा जो रेलवे का सिलसिला है वो 1861 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले पहले स्टेशन कहाँ थे? कराची और कोटरी में। अक्सर आपने देखा होगा कोटरी के अंदर जो वो इमारत बनी हुई है, जो स्टेशन हैं वो बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने के हैं। और तकरीबन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ट्रैक्स है और ये जो वो है रेल्स हैं, ये सब जो है वो अंग्रेजों के ज़माने से हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा जो स्टार्टअप है रेलवे का वो यहाँ से शुरू हुआ था। सेकेंडली, अब आप आ जाएं कि पहले हमारे मिनिस्टर्स, जो रेलवे के मिनिस्टर्स 80s में, 80s के बाद इस उस पे आना शुरू हो गए थे। ठीक है, उनकी यानी ओहदादारी और ये सब कुछ जो है वो सिलसिला इनका शुरू हो गया था। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर मिनिस्टर था वो 1968 यानी 1958, मोहम्मद खान, एफ एम खान साहब। क्योंकि उनके वालिद का जो नाम है वो एफ एम खान है। ठीक है, अब उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं तलाश करने की बहुत कोशिश की है, बट हमें मिला नहीं है। अच्छा जी, मिस्टर खान साहब थे हमारे पहले 1958 के रेलवे के मिनिस्ट्री में थे। अच्छा, ये तो पहले सिलसिला। फिर उसके बाद जी खुर्शीद हसन आए, फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद अताउल्ला आए। मतलब बहुत सारे, कोई लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है ना। ठीक है, तो इतनी लिस्ट मैं आपको कैसे बयान करूं। और आखिरी जो है वो मेरे ख्याल से हमारे 2023 तक के जो हैं, 18/8/2023 के कैप्टन शाहिद अशरफ तरार। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। और जैसे हुकूमत पूरी हो गई तो अप एंड डाउन तो आपको पता है, हर मिनिस्टर का चलता रहता है। स्टार्ट हो गई, फिर हमारे मिनिस्टर के हाथ में आ गई। अच्छा, पहले चल रही थी बहुत ईमानदारी से, क्योंकि उस टाइम जमाना अच्छा था ना। ठीक है, पहले जमाने में अच्छी चीजें थी, लोग अच्छे थे, जमाना अच्छा था। वो चीजें बहुत अच्छी, खूबसूरत। आप जब 90s में रेल का ट्रैक देखते थे या रेल देखते थे तो बहुत खूबसूरत सी और मतलब बहुत प्यारी सी, साफ सुथरा स्टेशन, ये सब कुछ आपको नजर आता था। अब क्यों नहीं है? उसका वजह, उसकी वजह इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। वो इसलिए कि आप ये देखें कि इसका जो इफेक्ट है, ये चीजें ना करने के लिए सुस्ती
हड हरामी और बैठ कर खाने वाली बात है। ठीक है, अगर ये चीजें थोड़ा सा जैसे बाहर और ममालिक करते हैं उनकी तरह अगर आप ये सब कुछ करें, एफर्ट्स करें, अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान रेलवे को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें, तो मैं नहीं समझता कि हमारा पाकिस्तान का जो इदारा है, पाकिस्तान रेलवे का जो इदारा है, वो इस तरह इस गंदगी में और इन सब चीज़ों में शुमार हो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का जो इनकम है, इनका बजट जो वो होता है मंथली जो जनरेट करता है, ये रेवेन्यू रेवेन्यू जिसको कहते हैं हम, इसका रेवेन्यू है सालाना, मंथ ऑफ मई से 2023 के 2024 के मई तक का, क्योंकि सालाना इनका ईयरली जो चल जून से जून जुलाई से लेकर नेक्स्ट जुलाई तक होता है। तो इनका जो मंथली रेवेन्यू है, सॉरी ईयरली जो रेवेन्यू है, वो 70 बिलियन यानी 70 अरब रुपया हमारा जो रेलवे है वो जनरेट करता है रेवेन्यू। और ये तो वो है जो आपको दिखाया जाता है कागजों में ना, कि ये हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है पर ईयर। अब लेकिन इसके जो एक्सपेंस हैं, जो रेलवे के एक्सपेंस हैं, वो भी आपको वो दिखाए जाएंगे कि बहुत हाईली, जैसे आजकल हम क्या करते हैं कि कोई एक बिजनेसमैन है, वो अपना टैक्स बचाने के लिए एक लॉयर हायर हायर करता है और वो उसके सारे कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह शो करके और उसको जो है वो बिल्कुल नील करके 0/0 करके इनकम को कम कर देगा और उसको ज्यादा कर देगा एक्सपेंसेस को। तो उससे क्या होगा कि टैक्स देने वाला जो है वो कम टैक्स देगा, उसका टैक्स बच जाएगा और गवर्नमेंट को जो उसका हक है वो मिल जाएगा, लेकिन पूरा हक नहीं मिलता। नाजायज जो है वो करके जो एक बिजनेसमैन होता है उसने अपना पैसा निकाल लिया और जो गवर्नमेंट को टैक्स देना था 100%, उसमें से 10% दे दिया, 90% अपने पास रख लिया। तो ठीक इसी तरीके से हमारी रेलवे भी इसी तरीके से करती है कि 80 बिलियन, 80 अरब रुपया अगर हमारा रेलवे जनरेट करता है, उसका रेवेन्यू है सालाना, तो उसका जो एक्सपेंस है, हमारा जो एक्सपेंस है, बल्कि 80 भी नहीं है, 88 है, यानी 8 अरब रुपए का भी बहुत बड़ा फर्क है। 88 बिलियन, डॉलर्स नहीं है, आप डॉलर्स नहीं समझिएगा, 88 बिलियन पाकिस्तानी 88 अरब रुपया हमारा रेलवे जनरेट करता है। उसमें इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेलवे क्लेम करता है कि हमारा जो सालाना वो है एक्सपेंस है, वो है 45 बिलियन, यानी उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका फ्यूल, उसका जो डीजल, स्टाफ तनख्वाहें, मिनिस्ट्री की सैलरीज, ईच एंड एवरीथिंग, वो कहता है कि हमारा जो साल का खर्चा है वो 45 अरब रुपए का है। ठीक हो गया जी, आपका 45 अरब रुपए का खर्चा हो गया और इनकम आपकी है 88 अरब रुपया। तो डिफरेंस कितना आ गया, यानी 50% का डिफरेंस आ गया ना। अगर 100% की कमाई है तो 50 आपने एक्सपेंस पे लगा दिया, 50 आपको आपकी पॉकेट में आता है, गवर्नमेंट के खजानों में आता है। तो गवर्नमेंट के जब खजानों से आप पूछते हैं तो वो कहते हैं जी उल्टा ये पाकिस्तान रेलवे खसारे में जा रहा है, जबकि आप हर साल 50 अरब रुपया उससे आप जनरेट करते हो, रेवेन्यू हासिल करते हो। फिर उसके बाद आप हर साल उसको बजट भी देते हो कि ये जी आपका मेंटेनेंस का बजट है या आपके जो भी क्राइसिस हैं उसका ये बजट है। गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है तो वो एक बजट आपका एलोकेट हो जाता है, आपको बजट भी मिल गया और आपने इनकम भी कर ली और आपकी जो स्टाफ है चीजें पता 50, 55 या 45 अरब रुपया साल का, ये इतना ऑल ओवर दी पाकिस्तान सैलरीज लगा लें। तो अब मैं बताऊं आपको कि हमारे पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज कितने हैं। उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर 68 यानी 68,750 पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर रेलवे एम्प्लॉयज हैं। एक रेल चलाने से लेकर टीटी टीसी, तो वो झंडा लेके जो खड़ा होता है वो फाटक वाला, टोटली यानी पूरे पाकिस्तान में 68,750 एम्प्लॉयज हैं।
अगर उनकी आप सैलरीज एलोकेट करते हैं तो मेरे ख्याल से इतना नहीं बनता। ठीक है। और ये हमें क्या दिखाया जाता है कि हमारा जो इदारा है वो माइनस में जा रहा है, क्राइसिस में जा रहा है, हमें तो ये दिखाया जा रहा है। लेकिन जो रेवेन्यू है, जो हमारा रेलवे जनरेट कर रहा है, और जो उसका प्रॉफिट है, जो वो इनकम जनरेट करता है एक्सपेंसेस निकाल के, तो वो कहाँ जाता है? वो कौन से अजमेर के खजाने में जाता है? वो हमारे पाकिस्तान के उसमें खजाने में नहीं जा रहा। ठीक है। अगर जाता भी है तो वो कहते हैं जी उसमें जो लोन लिया था आईएमएफ का, उससे उसको जो है वो हमने अरबों रुपया लोन से लेकर उसकी जो एक्साते हैं वो करनी होगी, यानी किस्तें पे करनी है उसकी। अकसात पे करने के लिए आपका पाकिस्तान ही इतना पैसा जनरेट करता है कि आपको लोन अपना उतारने के लिए, अपनी एक साथ उतारने के लिए दूसरा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हमारा मुल्क इतना जनरेट करता है कि आप अगर इसको सही से चलाएं तो माशाल्लाह हमारा मुल्क गरीब नहीं है। वो अक्सर आपने ये लाइन सुनी होगी कि हमारा मुल्क गरीब नहीं है, और ना ही हमारा मुल्क खराब है, ना ही हमारा मुल्क गरीब है। इसको चलाने वाले वो सही नहीं है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन जो सच है, हक है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि हमारा जो रेलवे पाकिस्तान है वो क्राइसिस में नहीं है। अगर वो जनरेट करता है 100%, तो उसका 50% भी अगर आपका एक्सपेंस में जाता है तो 45 अरब रुपया साल का, मतलब अरब रुपया आपका सिर्फ एक्सपेंस में जाता है, स्टाफ की सैलरीज और रेल्स के मेंटेनेंस। उसके बावजूद भी आपकी रेल्स, आपके ट्रैक्स और आपकी मेंटेनेंस, ये रेलवे का ये हाल है कि उसके अंदर जो है वो लाइटें, पंखे वो भी सही नहीं है। आप कभी सफर करें, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफर किया होगा, कि उसके अंदर उसकी इतनी बुरी हालत है कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टार्टिंग में रेल चली थी 80s 61 की, वही रेल्स जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं, और मेंटेनेंस कोई नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसका। और अगर खर्चा है भी सही तो माइनर सा खर्चा है। ये तो नहीं है कि हम, आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है और आप चले गए मैकेनिक के पास और उसको बोल दिया भाई इसको ठीक कर दे, उसने आपको बड़ा सा एक बिल बना के दे दिया कि जी ये आपका बिल है, ये मैंने इतना ये चीज खरीदी, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, और ये आपका बिल आ गया जी 20,000 25,000 रुपए का। तो वो समझ में आता है क्योंकि वो लेने वाला प्राइवेट है, वो दूसरी जगह से रिसोर्स करके लेके आता है, तो जाके उसका एक बिल इतना बन सकता है। आपके पास इंजीनियर अपने, बनाने वाले अपने, वेयरहाउस अपना, जगह अपनी, आपकी मेंटेनेंस का सामान अपना, आपके औजार, आपका मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आपका टोटल जो है वो सब वहीं मौजूद होता है। ठीक है। इंजन से लेकर सब, एक छोटे बड़े पार्ट से लेकर सब कुछ जो है वो मौजूद है। और अगर ऐसी कोई चीजें जो खराब हो भी जाती है तो आपके पास वो बहुत सी चीजें ऐसी वेस्ट पड़ी हैं जिससे उसको रिप्लेस किया जा सकता है। जबकि ये चीजें नहीं हो रही ना। अगर वो किया भी जाता है तो उसका एक बड़ा सा बड़ा लंबा चिट्ठा बिल बन जाएगा कि वो हमारी जो मंथली, ये जो ईयरली एक्सपेंस है, उसको बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाएगा कि हमारा जो रेलवे है उसका बहुत ज्यादा बजट आउट हो गया है, वो क्राइसिस में चल रही है, और हम तो लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा, जैसे पीआईए का हाल चल रहा है। तो इस तरह ये चीजें हो रही हैं। अब अगर आप ये चीज माने कि इनकम आप कर रहे हैं और एक्सपेंस आपका 50% है, और 50% आप कह रहे हैं कि वो बच नहीं रहा, उल्टा वो क्राइसिस में जा रहा है, तो ये तो अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ सही है हमारी आवाम के लिए, हमारे लिए, क्योंकि आगे जाके ये सब कुछ जो है बहुत ख़राब होने वाला है, बहुत ख़तरनाक होने वाला है। अगर ये चीज़ें भी अगर कंट्रोल नहीं होती, और आगे जाके ये मुल्क, मैं नहीं समझता कि ये मुल्क इस तरह चल पाएगा। अगर ये सब कुछ चलता रहा तो मुल्क तो खत्म होगा ही होगा। और साथ में जो जितना पैदा होने वाला बच्चा, जैसे अभी भी यही है कि जो पैदा होने वाला बच्चा माँ की पेट में है वो भी कर्जदार है, तो उसको भी कर्ज अदा करना है। तो अगर उस बच्चे को जो एक माँ के पेट में पल रहा है, उस बच्चे को भी अगर कर्जे से निकालना है, तो मुझे, आप सबको, जो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरा मुल्क गरीब नहीं है,
लेकिन लोगों ने गरीब किया हुआ है, वो बर्दाश्त ये नहीं कर सकता। तो अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी अवाम के लिए और अपनी अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद,